नमस्कार। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज रम कमेंट्री। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम रोजाना की बड़ी खबरों पर एकदम निष्पक्ष कमेंट्री करते हैं और करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रक्रिया में हमारा साथ देते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नीरज जी, नमस्कार। शेखर जी, आज टॉपिक बताने की जरूरत नहीं है। आजकल तो ऐसा हो गया कि पिछले एक हफ्ते से सबसे पहला टॉपिक हम आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और इन्हीं सब चीजों को उठाते हैं। कल हमने बात की थी कि किस तरीके से जो शराब घोटाले की जांच की आंच है वो आतिशी सौरभ भारद्वाज, आपके दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा की तरफ बढ़ रही है। और आज आतिशी ने सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिग एक्सपोज के नाम पे, एक तो सबसे पहली बात है कि मुझे ये नहीं पता चलता कि इनका बिग एक्सपोज होता क्या है। बिग एक्सपोज के नाम पे ये बोल दिया कि हम चारों की गिरफ्तारी आने वाले एक महीने में होने वाली है। सो क्या ये एक तरह की पुष्टि है, कंफर्मेशन है कि यस वी आर इन लाइन टू गो टू जेल? नहीं, ऐसे ये तो अपने उनका नेता भी यही करते थे। अरविंद केजरीवाल जी का आप अगर आप देखेंगे पिछले साल, जी। वो पहले ऐलान किए थे भाई मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो रहे हैं। फिर वो अरेस्ट हो गए। फिर बोले संजय सिंह अरेस्ट हो रहे हैं, संजय सिंह अरेस्ट हो रहे। उससे सबसे पहले सत्यजीत जी की भी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। अब उसी सिलसिले में अब ये भी कहना शुरू कर दिया भाई हम लोग अरेस्ट हो रहे हैं, हम चार लोग अरेस्ट हो रहे हैं। और दूसरी बात जो बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई है कि भाई हमें हमारे पास एक पॉलिटिकल ब्लैकमेल हो रहा है कि या आप अब हमें सामने हमारे साथ आ जाओ, पार्टी तोड़ दो, अपना पार्टी दे तो आप ईडी की कार्रवाई होगी आपके पास, आपके ऊपर। ये लगातार कह रहे हैं। हम केजरीवाल ने स्वयं किया और पार्ले दिल्ली असेंबली में भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया भाई तोड़ने को कोशिश हो रही है, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, ये बार बार बोल रहे हैं। तो आज अतिशी जी का सब लोग एक्सपेक्ट करते कोई बॉम्बशेल होगा। कुछ लोगों का तो बहुत एक्सट्रीम का सोच था कि अच्छा। कहीं कल का जो कोर्ट का ईडी का बयान के बाद क्या अतिशी भी केजरीवाल के खिलाफ क्या कुछ बोलेंगे। जी। इस तरह की भी स्पेकुलेशन चला। मुझे वो तो स्पेकुलेशन बड़ा दूर लगा क्योंकि ऐसे अतिशी नहीं करेंगे। जी। तो वो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी फिर आज भी कहा गया कि भाई 6 तारीख को फिर बॉम्बशेल की रिजर्व्ड है। जी। अब 6 तारीख की बात की जा रही है कि 6 तारीख को कुछ खुलासा करेंगे। जी। सर, ये एक्सपोज एक्सपोज जो करते रहते हैं, सुनीता केजरीवाल ने बोला कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट से एक्सपोज करेंगे। आतिशी ने कल रात को बोला कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्सपोज करेंगी। इनका एक्सपोज दो तरीके से मैं देखता हूं। एक तो एक्सपोज जब भी होता है तो ये प्रेडिक्शन करते हैं, मतलब ईडी ये करने जा रही है, सीबीआई ये करने जा रही है, मुझे नोटिस आने वाला, हम गिरफ्तार होने वाले हैं। ये तो सब न्यूज चैनल को ब्रेकिंग न्यूज देते हैं, लाइक ये रिपोर्टिंग का काम करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस तरीके से ब्रेकिंग न्यूज का वैल्यू कम हो गया है न्यूज चैनल पे, वैसे ही इनके एक्सपोज का वैल्यू कम हो गया है। तो ये मतलब करते क्या है ये एक्सपोज? एक्चुअल में आपको कहीं से लगता है कि किसी भी कॉर्नर से, या तो उस दिन कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने बोला वो एक्सपोज था, क्योंकि हमने ये बात भी लिखी थी कि जो इनके पार्टी कई दिनों से कह रही है वही आकर के ये कोर्ट में कह रहे हैं। वही इलेक्टोरल बॉन्ड की बात जो उन्होंने एडिशनल बोली वो भी इनकी पार्टी कह रही थी 2-3 दिन से। और उसी तरीके से आज ले लीजिए, आज जो आतिशी कह रही है इसमें कोई एक्सपोज नहीं है। अगर इनका ये एक्सपोज कर मतलब भूमिका इतनी बड़ी बनाते हैं, इतनी बड़ी बनाते हैं और निकलता कुछ नहीं है। ये मेरा पॉइंट है सर। ये दूसरा कुछ चीजें पॉलिटिकल लॉजिक की एक चीज भी होती है। देखिए, एक आपका पार्टी का जानकारी होना एक चीज है, दूसरा क्या पॉलिटिकली लॉजिकल है। क्या अतिशी जी को बीजेपी कभी अप्रोच करेगी? देखिए, जितने आम आदमी पार्टी लीडर्स है आइडियोलॉजिकली अलग प्रकार के हैं अतिशी जी। सो अतिशी जी क्यों आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी आएंगे जब उनका एक लेफ्टिस्ट बैकग्राउंड रहा है, एक लेफ्टिस्ट ट्रेनिंग भी है, एक लेफ्टिस्ट अप्रोच है इश्यूज पे। तो कैसे वो तुरंत छोड़ के तक इधर आ जाएंगे? अच्छा, दूसरा, बीजेपी की जिस तरह लीडरशिप बनी है दिल्ली में, वो क्यों चाहेंगे अतिशी उनके साथ दे कि अतिशी क्या ले आ पाएगी उनके साथ? अगर अतिशी बीजेपी में ज्वाइन कर रही है उसके साथ क्या वोट आ रहा है साथ में? कोई बिल्कुल। वोट नहीं है। तो पॉलिटिकली लॉजिक एक चीज होती है जो नीरज जी उस फॉर्मूला का मैं अप्लाई करना चाहिए। इस समय कोई ये कि जिस पार्टी में आप ज्वाइन कर रहे हैं वहां कोई आप कुछ प्रीमियम नहीं हो रहा है। और अभी हरदीप सिंह पुरी ने यह भी बोल दिया कि वैकेंसी नहीं है। नहीं,
वैकेंसी तो अलग बात है, लेकिन कभी कभी क्या है, वैकेंसी भी क्रिएट हो सकता है, जी पोस्ट क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव का मौसम है। आप जा रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं, तो कहीं जा रहे हैं तो कहीं शामिल हो रहे हैं, कहीं छोड़ के जा रहे हैं तो कहीं जाके शामिल हो रहे हैं। तो सीजन है। लेकिन अतिशी जी को बीजेपी में जाने से ना उनको कोई फायदा है, ना बीजेपी को कोई फायदा है, तो मुझे नहीं लगता है इसमें ये था। लेकिन ये बार बार ये जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है, भाई हमें तोड़ने की कोशिश हो रही है, और दूसरा कि हमारे एमएलए को ये कर रहे हैं, ल्योर कर रहे हैं, जी तो इस तरह बातें आती रहती है। और जब जैसे ये बातें आती है, फिर एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं अरविंद केजरीवाल जी। जी। क्योंकि ये जो तोड़ने की कोशिश तो आज की बात नहीं है, केजरीवाल जी काफी समय से कह रहे हैं, पिछले 6 महीने से कह रहे हैं भाई तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। आज संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। अब आम आदमी पार्टी के लिए 2 साल से समझ लीजिए कि सूखा पड़ा था। आज बारिश की एक बूंद गिरी है, और ये जैसे कढ़ाई में पॉपकॉर्न फपकते हैं, सारे फूटने लगते हैं, वैसे आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता या उनके वेल विशर्स हैं, सब आज फूट रहे हैं पॉपकॉर्न की तरह। नहीं देखिए, आज बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। जी जब मामला आया आज संजय सिंह का बेल को लेकर जो सामने आया सुप्रीम कोर्ट में, उसी समय ही पूछा, जब बेंच ने कहा ईडी की जो लॉयर है, यानी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है राजू को कहा कि भाई आप इंस्ट्रक्शन ले लो कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या व्यू लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। और लंच के बाद ये बोले वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू इज गेटिंग बेल, कोई जी इतराज नहीं है, आप रिलीज कर दीजिए बेल में। ये अपने आप में संजय सिंह की लॉयर के लिए बड़ा सरप्राइज था। जी जैसे उस दिन अभिषेक सिंघवी को सरप्राइज था कि कोई बिल्कुल। एक्शन नहीं लिया जाएगा चुनाव से पहले, जी जी और जी इनको रिहा करना। जी ऐसे समय में आम आदमी पार्टी में एक लीडरशिप वैक्यूम की बात हो रही है, जी और ये बात हो रही है कि क्या सुनीता केजरीवाल वहां टेक ओवर करेंगे। जी और संजय सिंह एक प्रकार से पॉलिटिकल एनिमल है। जी इस समय ये रिहा होना, और ये भी कोर्ट ने कह दिया भाई कोई कंडीशन है, ही कैन रिज्यूम हिज पॉलिटिकल एक्टिविटी। बिल्कुल। अच्छा, इसके भी कई कई इंटरप्रिटेशन की जा रही है कि ईडी नहीं चाहती थी कोई बड़ा बहस हो जाए एपीएमएलए पावर्स को लेकर, डिटेंशन को लेकर, बेल को लेकर, इसलिए इन्होंने हाँ बोल दिया बेल के लिए, जी कोई लंबा इसको खींचा नहीं। तो इसीलिए आज ये कोर्ट में ये डेवलपमेंट मुझे लगता है। अब क्या है, देखिए बाहर जो कहने की बात तो चल रही थी, भाई हमें जेल में डाला गया है, अंदर किया गया है, हमें हमें ये किया जा रहा है, और जो संडे की रैली भी इसी बात को लेकर थी, भाई हमारे इतने लीडर संत हैं, अब एक तो निकल आ गए। तो मुझे लगता है ये भी एक टर्न है, जिसका बाहर का जो मौसम, जो पॉलिटिकल मौसम है, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, उस पर भी काफी असर पड़ेगा, क्योंकि संजय सिंह भी एक सक्रिय नेता है। सर, इसमें मेरी ऑब्जर्वेशन कह लीजिए कुछ, या यूं कह लीजिए कि न्यूज ड्राम के पूरे टीम की ऑब्जर्वेशन कह लीजिए। 2-3 चीजें हुई इसी मामले में। सबसे पहले तो ईडी ने बोला कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन साथ के साथ ईडी ने यह भी बोला कि किसी भी तरीके से ये बाहर जा करके इस केस के मामले में कोई स्टेटमेंट ना दे, अननेसेसरी स्टेटमेंट ना दे। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर उनके वकील से ये अश्योरेंस लिया कि ये बाहर जाकर के कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि हमने इस मामले में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं बनाई, और इसलिए इस केस में किसी भी तरीके का ऑफिशियल ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का ना माना जाए। तीसरी चीज और भी बोली कि चूंकि इस केस में दूसरे पक्ष ने कोई दलील नहीं दी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने बोला कि जी हमें कोई एतराज नहीं है, इनको बाहर जाने दीजिए। उन्होंने बोला कि इस केस के ऑर्डर को लेकर के कोई प्रेसिडेंट भी ना तैयार किया जाए। मतलब ऐसा ना हो कि कल अभिषेक मनु सिंघवी जाए कोर्ट में, किसी दूसरे कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, बोले देखो जी सुप्रीम कोर्ट ने इनको वो दे दिया, बेल दे दी, तो इनको भी दे दो, लाइक सत्येंद्र जैन को दे दो, मनीष सिसोदिया को दे दो, या बाकी किसी को दे दो। तो ये 3 कैविएट के साथ जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दे दी आज। अब आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि उनका कहना है कि इसमें ईडी ने चाल चल दी और बहुत ही स्मार्टली प्ले किया है। इस पे आपका क्या कहना है सर? नहीं, एक देखिए, ये तो आज जैसे वो इनकम टैक्स में एक अचानक हुआ, जी इसमें भी बड़ा अचानक हो रहा है। और संजय सिंह के रिलीज और आम आदमी पार्टी अंदरूनी जो चल रहा है, ये भी कुछ ना कुछ कोइंसिडेंटल हो या कुछ भी हो, मतलब इस समय उनको बेल मिलना, इस पर भी एक असर पड़ेगा। पार्टी के अंदर जो जो ये चल रही है, क्या केजरीवाल अगर अंदर काफी समय रहेंगे, कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, तो क्या सुनीता केजरीवाल ही टेक ओवर करेंगे। सर, और आप कहीं दो नेता विदेश में है, स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा। आप कहीं ये तो हिंट नहीं कर रहे कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी को टेक ओवर करने जा रहे हैं? नहीं, टेक ओवर करने की बात नहीं है, उनकी अपनी एक हैसियत है पार्टी में।
जी। पॉलिटिकली वो भी एक क्योंकि केजरीवाल जी के बाद मनीष सिसोदिया के बाद यही बड़े इंपॉर्टेंट थे। दूसरे मुद्दे पे चलते हैं सर, वो है प्रधानमंत्री की रुद्रपुर में आज की रैली। प्रधानमंत्री ने, मैं आपको सीधे पढ़ के सुनाता हूं, उन्होंने सीधा सीधा बोला, चुन चुन कर साफ कर दो। अब ये चुन चुन कर साफ कर दो कांग्रेस के लिए कितना बड़ा अटैक है। मेरे ख्याल से कांग्रेस मुक्त भारत तो फिर भी ठीक था, एक लार्ज कैनवास पे था वो। यहाँ पे चुन चुन के साफ कर दो मतलब कि क्या एक भी सीट मत दो, मतलब डेमोक्रेसी तो फिर मर जाएगी सर। कल की उनकी जो भाषण थी बीरठ में, जी। ये 2 दिन पहले जो बीरठ की भाषण, जी। वहां पे करप्शन को लेकर जो बड़ी जो आवाज फिर दोबारा उन्होंने एक ऐलान किया भाई करप्शन के ऊपर जो ये है वो चलेगा, जबरदस्त चलेगा, हम हिलेंगे नहीं डरेंगे नहीं। अब जब करप्शन की बात है तो इसका कंटिन्यूएशन है जी। कि ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो पॉलिटिक्स में रहे हैं जिन्होंने काफी गंदा काम किया है और गंदगी भी बढ़ाई है पॉलिटिक्स पे, उनको इस बार मौका है लोगों को उनको साफ करने के लिए। सर एक कॉन्टेक्स्ट हम शायद यहाँ पे मिस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि चुन चुन कर साफ कर दो, तो उसका कॉन्टेक्स्ट था राहुल गांधी का 2 दिन पहले का स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब बीजेपी की सरकार तीसरी बार बन जाएगी तो पूरे देश में आग लग जाएगी। इस बात पे उन्होंने कहा कि इस तरीके की सोच वालों को चुन चुन कर साफ कर दो। नहीं वही है, देखिए प्रधानमंत्री का यही कह रहे हैं बार बार, जो लोग भ्रष्टाचार में पूरा पूरा पूरे जो डूबे हुए हैं वही इसको अपने आप को ये लड़ाई को ऐसे कन्वर्ट कर दिया जैसा कोई करप्शन के खिलाफ जो कैंपेन जो सरकार चल रही थी वो कोई एंटी डेमोक्रेसी है। और ऐसे लोगों को आप, ये लोग जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सवाल उठा रहे हैं और हर जगह हर जब समय कोशिश है कि भी संदेह जितना पैदा कर सकते हैं, तो एक प्रकार से यही मैसेज है। जी। नहीं ज्यादा चुनने को भी कुछ नहीं है, ये भी एक बात है नीरज जी। सर वापस चलते हैं, आज तीसरा दिन हो गया, हम कच्चा तीबू पे फिर से चर्चा करते हैं। कच्चा तीबू का मामला धीरे धीरे जो परसों प्रधानमंत्री ने चालू किया था, वो आज की डेट में बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है और जोर पकड़ चुका है। अभी के करंट स्टेट पे आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या चल रहा है कच्चा तीबू द्वीप पे। देखिए तमिलनाडु में एक प्रकार से इश्यू मुद्दा बन गया है और जहां कांग्रेस और डीएमके को डिफेंसिव होना पड़ रहा है। इसमें बड़े इंटेलेक्चुअल जो हैं वो लेफ्ट पार्टीज वगैरह सब कह रहे हैं भाई ये क्या है, अभी क्यों प्राइम मिनिस्टर छेड़ रहे हैं, ऐसी इंटरनेशनल बातों को नहीं करनी चाहिए, जो इंटरनेशनल इश्यूज है 2 कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप है करनी चाहिए। हमारे हिंदू अखबार ने भी एक बड़ी एडिट लिखी है। जी। जी। लेकिन आश्चर्य बात यह है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं बोलनी चाहिए, बीजेपी को इश्यू नहीं उठाना चाहिए, लेकिन बार बार कच्ची थी कब वापस ले आओगे, क्यों डीएमके बार बार पूछ रहे थे। जी। और पिछले साल रामेश्वरम में मंडपम में डीएमके ने कॉन्फ्रेंस की मछुआरों की, कच्ची थी वापस लाने की वो लेकर, ये 2023 में, इस चुनाव के मद्देनजर रखे। जी। यानी एक पार्टी जो के जिनके कार्यकाल जब वो शासन में थे, जिनके मुख्य बड़े बड़े नेता उनके करुणानिधि मुख्यमंत्री थे, उस समय इंदिरा गांधी ने तय किया था भाई कच्ची थी हैंड ओवर किया जाए, जी। अच्छा गुडविल जेस्चर। जी। तब भी मछुआरे इसके खिलाफ थे, तो जब सर डीएमके चुप्पी साधी। इसका नहीं मतलब ये हुआ कि ये इंटेलेक्चुअल्स रूल्स ऑफ गेम डिसाइड कर रहे हैं कि इसको बोलना चाहिए, इसको नहीं बोलना चाहिए, इस टाइम पे बोलना चाहिए, उस टाइम पे नहीं बोलना चाहिए। नहीं, इस टाइम में भी डीएमके बोल रहे हैं ना, कांग्रेस बोल रहे हैं ना जी। कि ये तोड़ मोड़ करके पेश किया जा रहा है, लेकिन हाँ हम मांगेंगे कब कच्ची, आपने क्या किया 10 साल में कच्ची थी। भाई आपके 10 साल सवाल में ही तो है बैकग्राउंड। सर मेरा कमेंट इंटेलेक्चुअल्स और जो आपने बताया था हिंदू अखबार में उन पे था कि वो ये रूल्स ऑफ गेम डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से खेलना है, किसको कब बोलना है, चुनाव के पहले बोलना है, चुनाव के बाद में बोलना है, या बहुत पहले बोलना था। मतलब ये तो बैठ गए ना डिसाइड करने के लिए नहीं 14 उनका, घंटे। नहीं बिल्कुल ये चौकीदार बन गए, ये कह रहे हैं नहीं कोई बात नहीं, अगर डीएमके बोले या कांग्रेस बोले वो ठीक है, जी। बीजेपी को नहीं बोलना है, आप राष्ट्रीय पार्टी है, जी। प्रधानमंत्री को नहीं बोलना है क्योंकि आप प्रधानमंत्री है। जी। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर ये लोग उनको घेरेंगे, जी। उनको उनकी विफलता कहकर इसको मुद्दा बनाएंगे बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वैसे और ही ये हो गया। जवाब नहीं देंगे थे। यहाँ पे क्या हुआ, वो बार बार इश्यू रेज कर रहे थे लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया, ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से उनकी परेशानी हो रही है। बिल्कुल। तो कहानी तो यही हो गई ना सर कि चाहे कोई आपको आकर के आपके घर के सामने गाली देता रहे, आप चुपचाप बैठो ये सोच करके कि यार मेरा तो पक्के का घर है, 3 मंजिला 4 मंजिला घर है, मैं इनके मुंह नहीं लगता हूँ। कुछ ना कुछ तो बोलेगा आदमी, कुछ ना कुछ तो करेगा। और यहाँ तो बात पॉलिटिक्स की है,
यहाँ पे तो ऊंचा नीचा मेंटेन करने की भी चीज नहीं है। मतलब इससे बड़ा साफ है, ये दो मापदंड, जी। डबल स्टैंडर्ड जो है, पर ये नहीं बोलेंगे वो बोलेंगे। अच्छा, वो अगर डीएमके बोलते जाए भाई इन्हीं की वजह से मामला हुआ, हमारे फिशरमैन फंसे हुए हैं अब, लेकिन मोदी कार्यकाल में ही काफी फिशरमैन वहां से जल्दी रिहा हुए। मैं अभी बता रहा हूँ, 2 महीने पहले की घटना है, 200 फिशरमैन पकड़े गए थे, उनको श्रीलंका ले गया था। उसमें निर्मला सीतारामन का दौरा था कोस्टल एरियाज में, कई फिशरमैन उन कार को घेर लिए थे, घेर के बोले कि भाई हमारे लोग फंस गए, आप बचाइए। फिर उन्होंने एमईए से बात की, फिर एमईए ने कोलंबो में बात करके उनको तुरंत रिहात हो गए। उस समय डीएमके चुप रहे क्योंकि एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट था। जी। अच्छा, वो समस्या फिशरमैन की समस्या लंबा समस्या है, कच्ची भी एक समस्या है। जी। अब इसके काउंटर कर ले, क्या बोल रहे हैं, नहीं आपने भी तो एडमिट किया था कि इश्यू तो एक ऐसा इश्यू है। लेकिन अभी जब देखिए हर मुद्दे में हिस्ट्री को जाने को तैयार नहीं। बिल्कुल। चाइना में भी यही बात है भाई, चाइना में भी आपने जमीन खोली, भाई पहला क्या हुआ था, किसके कार्यकाल में हुआ? जी, ये तो तय है सर, ये कश्मीर में भी हिस्ट्री में जाने को तैयार नहीं थे। ये किसी भी नहीं मामले में बांग्लादेश हिस्ट्री में में, जाने नहीं को तैयार नहीं। बांग्लादेश में भी कांग्रेस बोल रही है ना भाई, इतने हैमलेट आप हैंड ओवर कर दिए। बिल्कुल। अच्छा, बांग्लादेश बॉर्डर में एक दूसरा प्रॉब्लम है, रिवर का कोर्स बदलता रहता है। बिल्कुल। जो गांव इधर उधर हो जाते हैं, जो एनक्लेव्स थे, एक्सचेंज भी हुए थे बीच में, जी। क्योंकि रिवर का कोर्स बदलता है तो बॉर्डर भी बदलता है। अच्छा, अब दूसरी बात हो गई, आज श्रीलंका के एक मंत्री ने कह दिया है कि अभी तक तो भारत ने कच्ची वापस लेने के लिए कोई तो बात ही नहीं की हमसे। ठीक है, वो एक नया एंगल आ गया है। जो मुझे जानकारी जो है, एक अनऑफिशियल चैनल्स खुली हुई है बिटवीन दिल्ली और कोलंबो, बात हो रही है भाई किसी तरह फिशरमैन को परेशान नहीं होनी चाहिए। क्या है इंटरप्रिटेशन ऑफ 74 एक्ट और 76 का एग्रीमेंट। 74 में जो एग्रीमेंट हुआ, 76 में जो एग्रीमेंट हुआ, मछुआरों को कहा गया भाई आप जा सकते हो उस साइड। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल सर। इन्होंने सोचा हम जाएंगे तो मछली पकड़ने जाएंगे और क्या करने जाएंगे। जी। श्रीलंका का कहना था नहीं, उस द्वीप में एक चर्च है और कुछ नहीं है वहां पे, जी। एक सेंट एंटनी चर्च है, आप जा सकते हो वहां चर्च में जाके प्रेयर देने के लिए, क्योंकि हर साल एक फेयर होती है वहां पे, एक फेस्टिवल होती है। सारे मछुआरे वो जाते हैं सेंट एंटनी को ये करके, श्रीलंका से भी आते हैं यहाँ से भी आते हैं, वो जा सकते हैं। हमने कहा भाई जाओ तो मछली मत पकड़ो, आपकी जो फिशिंग नेट को ड्राई करना है तो ड्राई कर लो, जी। लेकिन आप इसलिए पकड़ने आ रहे हो। तो अभी बिल्कुल। अभी तो बात यही रहेगी भाई, हमारे फिशरमैन को वहां जाके मछली पकड़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तभी जाके जो स्पिरिट ऑफ कच्चितीव एग्रीमेंट तभी होगा। बिल्कुल। कच्चितीव भाई आइलैंड आप रख लो, क्योंकि हमारे मछुआरों को जाने दो। आपकी एक बात पे कमेंट करते हुए मैं शो खत्म करता हूं। आपने कहा कि इनकी ये हिस्ट्री में जाना नहीं चाहते। अब उनका आरोप रहता है कि बीजेपी के हिसाब से 2014 में भारत आजाद हुआ। अब जो दूसरा साइड है वो ये देखता है, या आपने भी अभी बोला, सही बोला, कि इनके हिसाब से जब वर्शिप एक्ट बना था वो चाहते हैं कि सारे सेटलमेंट उसके बाद का हो, उसके पहले क्या हुआ उसमें नहीं जाना है ना। तो एक नहला है तो एक दहला है, कोई बिल्कुल कम नहीं है बिल्कुल। इसमें। चले देखे, चुनाव का मौसम है, जी। हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ आ रहा है इसमें, जी। परिचिति हुई हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है। तो जी। ये तो चलेगा, लेकिन क्या है, ये जो कांग्रेस की रवैया रही है ना डीएम, और काफी हद तक डीएमके का। अच्छा, करुणानिधि वॉज अरविंद केजरीवाल का बाप थे वो, क्योंकि उस समय जो जो आपने देखा, कभी इंदिरा गांधी से हाथ मिलाए, कभी इंदिरा गांधी से रिलेशन तोड़े, फिर इधर आ गए थे। जैसे इमरजेंसी समय में ये हुआ था, इमरजेंसी में एक बार ये उनका प्रॉब्लम था तो डिसमिसल भी हुए एक बार, तो फिर उसके बाद जनता मोरारजी देसाई सरकार में आ गए थे, जी। फिर जाके कांग्रेस के साथ दिए, फिर जी। एनडीए जैसे वाजपेयी जी आए तो फिर यहाँ आ गए, फिर जैसे इनका मुरसोली मारन का डेथ हो गया फिर चले गए सोनिया गांधी के पास। जी। इनका कोई ये नहीं है भाई, सत्ता कहाँ मिले उस साइड जाएंगे। और सबसे बड़ी आरोप डीएमके के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ नीरज जी, जो 2004 से लेकर 9, जो श्रीलंका में तमिलों पे एक बड़ा ये जो शुरू हुआ, ऑफेंसिव जो शुरू हुआ एलटीटी को खत्म करने के लिए, उस बिल्कुल। समय तो पूरे डीएम की लीडरशिप छुपी रही। हम्म। तो बार बार यही सवाल आता है, डीएम एलटीटी को तो खत्म कर दिया, उसका तो अलग कारण है क्यों एलटीटी क्यों उस हालत पर पहुंची, लेकिन साथ में यही भी बात है, डीएमके ने एक बात नहीं बोली व्हेन देयर वाज अ टेरिबल मैसेकर ऑफ सिविलियंस, व्हेन द वॉर ऑन एलटीटी वाज गोइंग ऑन। ये भी बार बार आता है डीएमके पर। बात तो करते तमिल नेशनलिज्म, तमिल की इंटरेस्ट, सेल्फ डिटर्मिनेशन, बड़े बड़े शब्दों, लेकिन जब असली समय में ये चुप रह गए, क्योंकि उस समय सोनिया जी भी ओके कर दिया था
अपने राजपक्षे का रिक्वेस्ट को, भाई आपको भारत की मदद चाहिए, नहीं तो एलटीटी को खत्म नहीं कर पाएंगे। और गांधी परिवार को तो एलटीटी के खिलाफ एक ये था ही, भाई राजीव जी का ये जीवन, उन्होंने ही तो ये किया था। सर यही एक बात है, आप जो बात कह रहे हैं वो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 20 साल पुरानी बात है। अब आज की डेट में जितने भी हमारे यंग वोटर्स हैं और जो खास करके फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो अभी अभी 18 साल के हुए हैं, ये तो उनके जन्म के पहले की कहानी है। अब बात अगर हिस्ट्री की नहीं होगी या उनको कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलेगी तो वो क्या जा करके जो भी अभी जनरल या एक यूं कहें कि जो अभी एग्जिस्टिंग ऑप्टिक्स है उसको देख करके वो वोट करेंगे, अपनी भावनाओं में बह के वोट करेंगे। मैं अपने दर्शकों से और अपने वोटरों से और खास करके फर्स्ट टाइम वोटरों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि किसी को भी आप वोट देना चाहें, पहले आप जाएं, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन या तो विकिपीडिया पे, और एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है, गूगल पे, विकिपीडिया पे, किसी भी जैसे कहते हैं एक वन साइडेड वेबसाइट को या वन साइडेड हिस्ट्री को ना पढ़िए। आप पूरे डिटेल में जाकर के पार्टी के बारे में, अपने नेता के बारे में सही से जांच परख करके और फिर वोटिंग का डिसीजन कीजिए, अगर आप खास करके फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, क्योंकि आपके हाथ में बहुत कुछ है, आपका पूरा का पूरा आगे का 50 साल का भविष्य है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज शो में जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर हाजिर होंगे कल की बड़ी खबरों पर अपनी कमेंट्री के साथ। शुभ रात्रि।